नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। तो एक बार फटाफट से आ जाइएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हमारी जो क्लास है साथियों, वो हम किस पे वार्ता कर रहे थे। आज जो आपका क्लास नंबर रहने वाला है वो साथियों हम क्लास पर वार्ता करने वाले थे। आज ये आपका पार्ट 24 होगा जहां तक मुझे पता है साथियों, हम क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हैं। और दोस्तों जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि हमारी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ करे तो आप प्लेलिस्ट पे जाके क्या कर लिया करो, प्लेलिस्ट में जाके पीछे से सारी क्लासों को देखते हुए आ जाओ। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम चलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि हम कहां तक पढ़ चुके थे। उससे पहले आप जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी इस टेलीग्राम पर मिलती है, जिसका नाम है साथियों यहाँ पर साइंस मैग्नेट। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रीजन की क्लास जो होती है सुबह 9 बजे होती है, फिर सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है। शाम के 9 बजते ही साथियों मैं आप सभी के सामने आ जाता हूं और मेरे बाद 10 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास होती है। तो एक टाइम टेबल है, जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी विराट बैच की ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्लास पढ़ते जा रहे हो और कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही है। दोस्तों अगर यहां तक सब चीजें ठीक हैं तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप बस इतना बताइएगा कहां तक हमने पढ़ लिया था। चलिएगा, चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जहां तक मुझे पता है कि दोस्तों मैं सल्तनत काल आपको पढ़ा रहा था और सल्तनत काल में आपको बहुत मजा आ रहा था। सल्तनत काल में आपको पढ़ा रहा था, सल्तनत काल में आपको बहुत मजा आ रहा था। और इसमें हमने सबसे पहला वंश शुरू कर दिया था, जिस वंश का नाम था गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश हुआ करता है, इस गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी और कुछ चीजें क्या एक राजा के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसका नाम हुआ करता था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैं अभी तक आपको एक राजा के बारे में पढ़ाया था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस वंश का शासक है? तो दोस्तों वैसे तो हम देखें गुलाम वंश का शासक है। किसका? गुलाम वंश का शासक है। लेकिन इसने एक अपना ही वंश चलाया था, मतलब गुलाम वंश का शासक और अपना वंश चलाया। उस वंश का नाम कुतुबी वंश हुआ करता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो अजमेर में है। इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो साथियों कहां पर है? जो दिल्ली के अंदर अवस्थित है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी व्यक्ति के द्वारा और क्या किया गया था? इसी व्यक्ति ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के अंदर करवाने का काम किया था। और दोस्तों क्या किया था? और अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति को साथियों कुछ टाइटल हैं, कुछ उपाधियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें इसे साथियों क्या कहा जाता है? इस व्यक्ति को दोस्तों कुरान खां कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, हातिम सेकंड कहा जाता है। ये सब के सब टाइटल कुतुबुद्दीन ऐबक के हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों एक शासक राजा बनता है जिसका नाम है आराम शाह। और आराम शाह नाम में आराम है, तो बड़े आराम से शासन किया और निकल लिया। ठीक है, ये व्यक्ति 1210 से 1210 तक ही गद्दी पर रहा, कुछ महीने तक शासन किया। तो जो तुर्क सरदार हुआ करते थे, उन तुर्क सरदारों ने दोस्तों इस व्यक्ति का विरोध कर दिया, आराम शाह का, क्योंकि आराम शाह एक अयोग्य शासक था। बोले यार अयोग्य शासक थोड़ी बैठाएंगे, अयोग्य शासक थोड़ी बैठाएंगे। इसलिए एक योग्य शासक की तलाश थी दिल्ली के लोगों को। और दोस्तों हम बात करें तो यहां पर तुर्क सरदारों को। अब योग्य शासक की अगर तलाश है तो योग्य शासक इनको बहुत जल्दी मिल गया। इस योग्य शासक का नाम हुआ करता था दोस्तों इल्तुतमिश। तो हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सत्य इल्तुतमिश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या कहोगे? अब हम इल्तुतमिश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और खास बात क्या है कि इल्तुतमिश से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सर क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो अभी मैं आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहले ये समझो कि इल्तुतमिश जो है वो दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का शासक माना जाता है, क्योंकि आराम शाह को उतना हम साथियों गिनती में नहीं रखते, क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए शासक बनाए। तो इसलिए कई बार शासक मतलब टीचर क्या करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तुरंत इल्तुतमिश पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा भी गद्दी पर बैठा है। ये हमें अपने माइंड के अंदर रखना होगा। ठीक है,
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का वंश चलाया था कुतुबी वंश, ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपने नाम का वंश चलाया और इस वंश को नाम दिया दोस्तों शमसी वंश। तो कहे कि शमसी वंश का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश है। जैसे कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों चल गुलाम वंश ही रहा है। ये जितने भी शासक अभी तक गद्दी पर बैठ रहे हैं ये सब गुलाम वंश के ही शासक हैं। ये दोस्तों अपने नाम से वंश चला दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? बच्चे कह रहे हैं कलर मत भरो। लो बेटा हम कलर नहीं भरेंगे। और बताओ, है ना, कलर नहीं भरेंगे। आपको शायद कलर में पीडीएफ निकलवाते में प्रॉब्लम होती होगी तो कलर नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये शमसी वंश की स्थापना करता। जो शमसी वंश चलेगा ये 1210 से 1236 तक चलेगा। इल्तुतमिश शासन कब से कब तक करेगा? तो 1210 से 1236 तक ही शासन करेगा। कहीं कहीं 1211 से 1236 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इल्तुतमिश का शासनकाल यहां पर साथियों जो रहेगा तब तक ही आपका शमसी वंश चल रहा होगा। दोस्तों मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बात बता के आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा उदार दिल का व्यक्ति था, तभी तो उसके ससुर साहब ने उसको दिल्ली दी थी। क्या बड़ा सही व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तभी उसको दिल्ली दी थी। वो बड़ा उदार दिल का था और वो क्या कहता था? क्या देखो दिल्ली का मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं, दिल्ली का कोई सुल्तान उल्तान नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। ये दिल्ली भाई मैंने अपनी ताकत पे थोड़ी जीती है, मेरे ससुर साहब ने मुझे दिल्ली दे दिया तो इसलिए मैंने ये दिल्ली जीती है। इसलिए साथियों, इसलिए मैं इसका कोई सुल्तान नहीं हूं, मैं तो आपका एक सेवक के रूप में हूं। बात समझ पाए? मीना संतोष एक बच्चा कह रहा है सर मैंने कोर्स लिया है, उसके बारे में कह रहा है। तो दोस्तों हमारी क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे होती है वहां पर, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। बात समझ में आ गई? और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। क्लियर है बात? चलें आगे। नीरज आपका क्या इशू है? आप एक बार इशू बताओगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं। अगर प्रॉब्लम बताओगे तो सॉर्ट आउट कर दूं या फिर आगे चलूं? चलो चलें आगे। हाँ, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहता था अपने आप को कि मैं कोई सुल्तान नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। और जब वो अपने आप को सुल्तान नहीं मान रहा तो जब अगला शासक गद्दी पे आके बैठा, जब अगला शासक गद्दी पर आके बैठा तो वह व्यक्ति अपने आप को पहले दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करता है। और अगला व्यक्ति कौन था? अगला व्यक्ति ही तो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है जब वो गद्दी पर बैठा तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहलाया। दोस्तों देखो, पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक लेकिन पहला सुल्तान है इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान ही नहीं मानता था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, तो दोस्तों आप इल्तुतमिश आंसर लगाएंगे, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी बात दोस्तों, ये व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि सुल्तान अपने आप को घोषित कर रहा है और सुल्तान घोषित करने के साथ साथ लोगों ने कहा कि लो मिल गया अब दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। तो वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर कभी वास्तविक शब्द जुड़ जाए तो क्वेश्चन अक्सर गलत कर देगा बच्चा। वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वहां इल्तुतमिश लगाइएगा। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति पहली बात तो अपने आप को सुल्तान नियुक्त कर रहा है गद्दी पर बैठते ही। दूसरी बात, इसके जो काम होंगे ना, जो अब आप काम देखोगे ना, वो सच में ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुछ किया ही नहीं था, किया तो सब कुछ इसने है दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लोगों ने इसलिए इस व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मान लिया था। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दरअसल साथियों एक इलवारी तुर्क हुआ करता था। सर इलवारी क्या होता है? जैसे आपका कोई जाति होगा, कोई धर्म होगा, एक आपका गोत्र भी होता है ना, अपने पापा जी से पूछिएगा। तो एक आपका गोत्र भी होता है। तो ये व्यक्ति तुर्क था, ठीक है, लेकिन इसका गोत्र क्या था? तुर्कियों में भी दोस्तों इलवारी तुर्क था। तो इल्तुतमिश एक इलवारी तुर्क था और जहां पर साथियों ये कि इसके गोत्र को डिकोड करने का काम करता है। इल्तुतमिश का गोत्र साथियों यहां पर इलवारी तुर्क हुआ करता था। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ध्यान से और इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था गौरी। याद है?
गौरी। गौरी ने भारत पर अटैक किया। अटैक करने के साथ किसके साथ युद्ध किए थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध करे थे, 1191 का तराइन का और 1192 का तराइन का दूसरा। दोस्तों गौरी जो था, इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को खरीदा था। नाम क्या था जरा कमेंट करना। तो कहोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। यह बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ये गौरी का गुलाम था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का कौन था? तो आप कहेंगे सर गौरी का गुलाम हुआ करता था, स्लेव हुआ करता था। ये बात मैंने आपको बताई थी। बोले अपनी काबिलियत के दम पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक इतना, मतलब मैंने कहा गुलाम का मतलब क्या होता था कि पहले राजा मार्केट में जाते थे, मार्केट में जाने के बाद दोस्तों वहां पर एक तगड़ा सा आदमी देखा, बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी देखा और उसको खरीद लिया। तो जो व्यक्ति खरीदता था, सामने वाला व्यक्ति उसका गुलाम कहलाता था। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं। तो अपनी काबिलियत के दम पर यह व्यक्ति जो हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, आगे चल के इस गौरी का क्या बन गया था? बाद में मैंने कहा कि नौकर से ही मालिक की बेटी को प्यार हो जाता है, तो बाद में इसका दामाद बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम भी था और गौरी का दामाद भी था। बात समझ में आ गई? बोले सर समझ में आ गई। अच्छा अब सुनना आगे की कहानी को। आगे की कहानी क्या है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ गया दिल्ली की पर और दिल्ली को संभालने लगा, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम खरीद के लेके आया। भाई राजा पहले गुलाम खरीदते रहते थे। मैंने बताया कि गुलाम का मतलब एक तरह से रोबोट की तरह काम करना, जिन की तरह काम करना। घिसा और कहा कि भाई इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, तो ऐसे गुलाम होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम खरीद के लेके आया। जानते हो इस गुलाम का क्या नाम था? इस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश जो है ना, जिसे हम जो पढ़ रहे हैं, ये दरअसल साथियों ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। और दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे को तैसा। क्या सुनी होगी? जैसे को तैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक अदालत ऊपर भी है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है ना, मेरा वाला डायलॉग। तो ये आपने सुना होगा। दरअसल साथियों हुआ क्या कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मालिक के साथ किया कि उसकी बेटी से प्यार कर बैठा और उसका दामाद बन गया, इल्तुतमिश ने वही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम खरीद के लाया था इल्तुतमिश, वो आगे चल के दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया। इस व्यक्ति को भी दोस्तों मालिक की बेटी से ही शादी हो गई, मतलब मालिक की बेटी से प्यार हुआ फिर शादी हो गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है इल्तुतमिश। एक बात। दूसरी, गौरी का दामाद भी है कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी का गुलाम भी है इल्तुतमिश। जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के साथ किया, वही इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ किया। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पर गौर फरमाओ। आपने मजेदारी से तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया। दोस्तों क्या मैं इस इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कह सकता हूं? जल्दी से कमेंट करो। मैं इसको गुलामों का गुलाम कह सकता हूं? समझ पा रहे हो? कैसे? देखो ऐसे, अगर मैं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम करूं, इसका मतलब क्या है कि इल्तुतमिश जिसका गुलाम है वो खुद किसी का गुलाम था। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा के रखिएगा। एक क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपसे बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। और यही बात मैं आपको समझाने जा रहा था कि दोस्तों मेरे साथियों, मेरे हमदर्दों, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश पूछा जाए कि किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ये साथियों क्या हुआ, ये बाद में दामाद भी बन गया। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के साथ किया था, ऐसे ही साथियों यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी हुआ था। इल्तुतमिश को इसीलिए क्या कहा जाता है मेरे लालो हमदर्द जिगर के टुकड़ों, इसलिए इस इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाबों का गुलाब नहीं,
गुलामों का गुलाम, मतलब नौकर की तरह होते थे ये पहले, इनको खरीद लिया करते थे। तो इसलिए दोस्तों इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन कभी भी गलत मत कर देना और इस क्वेश्चन पर स्टार लगा के भी रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप जीके पढ़ के लगता है कि अपन भगवान है, हाँ वो बड़े वाले भगवान, छोटे वाले भी नहीं बेटा, बड़े वाले। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सुनो दोस्तों आगे, देखो हुआ क्या। मैंने आपसे कहा कि इस व्यक्ति को, इल्तुतमिश को, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे का कुछ रीजन होगा, उसके पीछे का कुछ कारण होगा। दोस्तों मेरे साथियों, मेरे हमदर्दों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को कहां पर रखा था, जरा बताना। पहले तो राजधानी अफगानिस्तान थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपनी राजधानी को लाहौर लेके आ गया था। ध्यान रखना, पीछे का बेटा रिवाइज भी कराते चलूंगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती चले। तो ऐबक के समय में इस दिल्ली की राजधानी कहां थी, लाहौर हुआ करती थी। जब राजधानी ही भारत में नहीं है, जब राजधानी ही दिल्ली में नहीं है, तो ऐबक को हम कैसे कह दें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ये तो राजधानी भी लेके नहीं आ पाया था। दोस्तों जब अगला शासक इल्तुतमिश बना, जब अगला शासक इल्तुतमिश बना, तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और यह व्यक्ति इस राजधानी को दिल्ली कहां से लाया था, तो दोस्तों लाहौर से ये अपनी राजधानी को दिल्ली लेके आ गया। क्वेश्चन क्या बनेगा, दिल्ली सल्तनत की राजधानी किस व्यक्ति ने दिल्ली बनाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दोस्तों दिल्ली बनाने का काम किया था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा के रखना, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत भयंकर और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। दोस्तों कुछ टीचर ना आपको ऐसी चीजें पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे कुतुब मीनार मैंने आपको पढ़ाई है, तो बहुत सारे टीचर आपको ऐसे पढ़ा रहे होंगे कि इसके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी, वह किसी अंग्रेज ने लगवाई थी, वो गिर गई, फिर उसके बराबर में साथियों वो रखी हुई है आज के डेट में, है ना। तो बहुत सारे, मतलब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर अपने आप को ऐसा पेश करने की कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ना वो कोई नहीं पढ़ा रहा। कई बार मेरा भी मन करता है कि मैं भी बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो कोई नहीं पढ़ा रहा होता। पता है उससे नुकसान किसका होता है, उससे नुकसान बच्चे का होता है। मैं भी पढ़ा दूंगा, मैं अभी 4 किताब साथियों सामने रहती हैं, 4 और मार्केट से लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के रखूंगा कि आप सोच नहीं सकते, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट की, महात्मा गांधी के डंडे की लंबाई कितनी थी, है ना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट, भाई कौन कितने नंबर का जूता पहनता था, उसके मतलब एक जिसका कोई लॉजिक ना हो, ऐसे फैक्ट लाके रखूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। आप कहोगे वाह ये सर तो भाई ऐसा पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता इनके बराबर, यही कहोगे ना। दोस्तों जानते हो क्या कि आप रट भी गए ना बहुत मेहनत करके, और उसमें से कितना आया, इतना सा आया। तो टीचर का काम क्या होता है कि आप रिसर्च करो ना कि कौन सी चीज आने वाली है, वही बच्चे को पढ़ाओ। इसलिए मेरा कंटेंट जो होता है ना वो बिल्कुल सटीक निशाने पे लगने वाला होता है, बिल्कुल सटीक। आप देखिएगा जो व्यक्ति साथियों 100-150 क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहा होगा, मैं 50 से 60 क्लास में हिस्ट्री पढ़ा के निकलूंगा। आप उसके पढ़ाए हुए में से पेपर में फंसता देख लेना और मेरे पढ़ाए हुए से पेपर में फंसा हुआ देख लेना। ये जितने भी टीचर दोस्तों ऐसा करते हैं ना कि उलूल जुलूल चीजें पढ़ाए जा रहे हैं जो आज तक पेपर में नहीं पूछी, उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि मार्केट में बच्चों को ऐसे लगे एक भौकाल वाले टीचर आए हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं कि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा उनके बराबर। बेटा डिपेंड तो यही करता है ना कि उनका फंस रहा है या किसी और का फंस रहा है। आपने देखो सिंपल सी बात समझो, 5-6 किताब लेके पूरा डाटा टाइप करवा के पूरे डाटा को अच्छी तरह से पढ़ा दो, उससे लगभग 95% चीजें आई जाएंगी जब तुमको छोड़ोगे नहीं। टीचर तो वो है जो कम पढ़ाए और ज्यादा फंसा के दिखाए। समझ पा रहे हो ना बात को। तो दरअसल आप उस कंटेंट के पीछे कभी भागने की कोशिश मत किया करो जो तुम्हें फालतू की चीज बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। और बच्चा को नुकसान क्या हुआ उसमें, अब बच्चा सारा रटता गया, भाई बच्चा तो बच्चा है, तभी तो उसका नाम बच्चा है ना, क्यों बच्चा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई कौन सी चीज आने वाली है नहीं आने वाली। वो तो तुम्हारा काम है, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, पेपर में क्या पूछा जा रहा है, तुम्हारे कंटेंट से क्वेश्चन फंस रहे या नहीं फंस रहे, आप वो चीज लेके जाओ बच्चों के सामने जो पेपर में आता है। तो ये सब काम बेटा हमारे द्वारा किया था। और मेरा एक एक पॉइंट जो होगा ना कंटेंट में,
मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक फालतू का पॉइंट नहीं होगा जो किसी पेपर में ना पूछा गया हो। और जिस पर स्टार लगाता हूं ना, तो वो पॉइंट होता है कि हो सकता है कि आपके पेपर में हुबहू फंस जाए। और आप इस बात का, जब मेरे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहोगे ना, तब आप इस बात का अनुभव कर पाओगे। अभी मैं कुछ ज्यादा ना कहूं तो अच्छा है, ठीक है दोस्तों। ये इल्तुतमिश जो था, ये अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। अब मैंने क्यों बताया कि इससे पहले राजधानी कहां थी? इससे पहले राजधानी लाहौर में थी। ये इसलिए बताया कि ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया, लेकिन इससे पहले राजधानी कहां थी? तो लाहौर थी। किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उससे पहले कहां थी? तो अफगानिस्तान में थी, गौरी के समय में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने बात करी यहां पर दिल्ली के बारे में। दरअसल दिल्ली जो थी ना, इसकी स्थापना दिल्ली के नाम से नहीं हुई थी। पहले इसको ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का क्या नाम हुआ करता था? दिल्ली का नाम दोस्तों ढिल्लिका हुआ करता था। आप इसे ढिल्लिका के नाम से जानते थे। और दोस्तों एक राजपूत शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। क्या नाम था? एक राजपूत शासक थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने इस ढिल्लिका की स्थापना करी थी, जो आज के समय में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि बताओ दिल्ली की स्थापना किसने करी? तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर, एक राजपूत शासक ने करी थी। और साथियों फिर बाद में चल के इसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली पड़ गया। और दोस्तों एक बार टीचिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सबसे पहले किसकी राजधानी बनी? यादवों की, राजपूतों की, मराठाओं की, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो अनंगपाल तोमर थे, राजपूत थे, तो दिल्ली पहले, सबसे पहले दिल्ली सब राजपूतों की राजधानी बनी थी, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना ही एक राजपूत शासक कर रहे हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, तो इल्तुतमिश क्या था? एक गुलाम था। किसका? ऐबक का। अच्छा दूसरी बात, ये दरअसल एक बहुत छोटे पद पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ही व्यक्ति इल्तुतमिश हुआ करता था, ठीक है। जब इल्तुतमिश हुआ करता था तो इसकी बहुत ज्यादा औकात नहीं थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने लायक। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसका विरोध करते थे, लेकिन अंदर अंदर साम्राज्य में क्या ये तो बेवकूफ है, ये हटे, एक बार तो हम बनेंगे राजा, है ना। ऐसे होते हैं ना कई बार कि आप मॉनिटर तो बन गए क्लास में, लेकिन नीचे दो चार ऐसे होते हैं जो ग्रुप बना के चल रहे होते हैं कि यार ये हटे तो हम मॉनिटर बने। तो इससे इल्तुतमिश से बहुत सारे लोग साथियों नाखुश हुआ करते थे कि यार ये कहां से जाके राजा बना दिया। अच्छा कुछ लोग इसके सामने फिर इसके भलाई करते थे, अरे साहब आप तो बहुत अच्छे राजा हो, वगैरह वगैरह ऐसे करते थे। अच्छा अब क्या हुआ, इल्तुतमिश को यह बात पता चल गई, इल्तुतमिश को यह बात पता चल गई कि यार साम्राज्य में कुछ अजीब चल रहा है, मेरे को लेके माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, एक दिन इस साम्राज्य के अंदर सभी लोगों को चिन्हित किया कि यार मेरे विरोध में कौन कौन हो, या मेरे बहुत अजीज कौन बनते हैं मेरे सामने। ऐसा पाया गया कि दोस्तों यहां पर कुल 40 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो इल्तुतमिश को ठिकाने लगाने के चक्कर में हुआ करते थे। 40 लोग। इल्तुतमिश ने क्या किया, इन 40 लोगों को लिया और 40 लोगों को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। जैसे समझो क्या कर दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ना, उसका एडमिन किसे रखा, उसका एडमिन समझो खुद को रखा। और दोस्तों जो 40 लोगों को जो जोड़कर एक ग्रुप बनाया है ना, उस ग्रुप का नाम दिया इसने दल चालीसा। आपने सुना होगा अली बाबा चालीचोर, अली बाबा चालीचोर। तो ऐसे ही 40 लोगों का एक समूह, एक ग्रुप बना दिया। और जिस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, जिस ग्रुप का नाम साथियों यहां पर आप कहेंगे, इस ग्रुप का नाम पड़ा दल चालीसा। और इस दल चालीसा को ही आप अगर कहें तो इस दल चालीसा को ही कई बार आपको पेपर के अंदर तुर्काने चहलगानी के नाम से जानेगा। तो चाहे तो दल चालीसा कहे, चाहे तुर्काने चहलगानी कहे, बात एक ही है। क्वेश्चन क्या होगा ये बताओ कि तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा की स्थापना किसने करी। तो दरअसल इस दल चालीसा की स्थापना करने का नाम इल्तुतमिश ही करेगा। इस व्यक्ति ने एक 40 लोगों का ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर साथियों 40 सरदारों को यहां पर जोड़ दिया था। समझ में आ गई? बोले सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ध्यान रखना इस दल चालीसा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है, इस दल चालीसा के अंदर आज एक ऐसा व्यक्ति है जो आगे चल के दिल्ली की गद्दी का बादशाह बनने वाला है। कोई बता पाएगा कौन है? इस दल चालीसा यानी 40 लोगों में एक ऐसा व्यक्ति है जो आगे चल के दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कोई बच्चा बता पाएगा
कौन है वो इनमें व्यक्ति जो आगे चल के दिल्ली का राजा बनने वाला है। बहरहाल हम इल्तुतमिश को पढ़ रहे हैं, वह व्यक्ति जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इल्तुतमिश जो हुआ करता था, इस व्यक्ति ने भारत के अंदर एक व्यवस्था करी और उस व्यवस्था को आप एकता प्रथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एकता प्रथा के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकता प्रथा के जो जनक हैं वह तो गौरी माने जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर उतने व्यापक रूप से मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा की शुरुआत नहीं करी थी। भारत में जो एकता प्रथा की शुरुआत करी है व्यापक रूप से, और जो एकता प्रथा शुरू करने वाला राजा भारत के अंदर माना जाता है वो सत्यु इल्तुतमिश ही माना जाता है। हालांकि सत्यु गौरी भी इसकी शुरुआत कर चुका था, लेकिन उतना व्यापक रूप में नहीं किया था। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत करी। सर एकता क्या होता था? जैसे दोस्तों आपको बताऊं कि यहां पर एक भूमि का टुकड़ा, दोस्तों समझना, एक भूमि का टुकड़ा, इस भूमि के टुकड़े को किसी व्यक्ति को मान लो सत्यु जैसे पट्टे पे दे देते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे सत्यु पट्टे पे देते हैं, भाई कर ले फिर पैसे दे देना। तो इस भूमि के टुकड़े को किसी व्यक्ति को पट्टे पे दे दिया तो ये कहलाया सत्यु आपका भूमि का टुकड़ा जो था एकता। क्या कहलाया? भूमि का टुकड़ा कहलाया एकता। यानी मैं कह सकता हूं कि जो एकता था, इस एकता का मतलब क्या है? जो एक खुद अरबी शब्द है। एकता क्या है? एक अरबी शब्द है, और इस अरबी शब्द एकता का मतलब क्या है? भूमि। क्या है? एकता का अर्थ क्या है? भूमि। और दोस्तों जिस व्यक्ति को यह भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा ना, उस व्यक्ति को इक्तेदार कहा जाएगा। तो दो शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। एक शब्द है दोस्तों यहां पर एकता, जिसका अर्थ क्या है? भूमि या भूमि का टुकड़ा। और जो व्यक्ति इस भूमि के टुकड़े को, इस पर एग्रीकल्चर करेगा, कृषि करेगा, उस व्यक्ति को इक्तेदार कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति इक्तेदार कहलाएगा। और दोस्तों ये याद रखना बहुत आसान है, ये याद रखना बहुत आसान है। क्वेश्चन सिंपल ये बनेगा, भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने करी? देखो अगर हम देखें, अगर पूछेगा एकता प्रथा की शुरुआत किसने करी, तो एकता में भी ई आएगा और इल्तुतमिश में भी ई आएगा, बस मिलाना ही पड़ेगा तुमको ऑप्शन में, है ना। अगर कहे कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने करी तो आप क्या कहेंगे? ई से एकता होता है, ई से ही इल्तुतमिश। तो आंसर लगाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, एकता प्रथा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश हुआ करता था। आगे बात करेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने भारत के अंदर आके कुछ सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने भारत के अंदर आके कुछ सिक्के चलाए थे। जैसे इस व्यक्ति ने दोस्तों एक सिक्का चलाया, इसे टका कहते थे। क्या कहते थे? टका। टका किसका बना था? बोले चांदी का बना हुआ था। एक सिक्के का नाम इसने जीतल रखा, जो दोस्तों यहां पर तांबे का बना हुआ था। क्वेश्चन ये बनेगा कि टका और जीतल किस राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के हुआ करते थे? टका और जीतल किस राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के थे? अगर कभी अच्छा क्वेश्चन बना तो पूछ लेगा कि टका जो था वो किस धातु का बना हुआ था? चांदी का। जीतल किसका था? तांबे का। सर याद कैसे रखेंगे? चलो याद करवाने की गारंटी आपने हमको ही दे रखी है। अब आप इनमें से एक को याद कर लो, ठीक है। एक याद हो गया तो दूसरे को याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखो जीतल में क्या आता है? तय आ रहा है। तो देखो तांबे में भी क्या आता है? तय आ रहा है। मतलब जीतल वाला तांबे का है। याद हो गया? जीतल वाला तांबे का है। तो कभी क्वेश्चन मानो डायरेक्ट ऐसे पूछा कि इल्तुतमिश ने जीतल और टका नाम के सिक्के चलाए, जीतल किस धातु का बना हुआ था? आप तो 1 मिनट में आंसर लगाओगे ना, तांबे का था। या पूछ लिया मान लो टका किसका था, तो आपको बता यार जीतल वाला तो तांबे का है, जीतल वाला तो तांबे का है, तो टका वाला किसका है? टका वाला चांदी का है। बात समझ गए ना? लगा पाओगे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चल दोस्तों दूसरी बात, अब जब ये व्यक्ति सिक्के चलाएगा, जब ये व्यक्ति सिक्के चलाएगा तो भैया सिक्के बनेंगे कहां पर? उस समय आरबीआई थोड़ी है। तो इस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर एक टकसाल लगवा दी। टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्कों को साथियों आकार दिया जाता है, जहां पर सिक्के साथियों बनते हैं, उनको टकसाल कहते हैं। तो इस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर एक टकसाल बनवाई। और दोस्तों ये व्यक्ति क्या करता था ना, ये दोस्तों न्याय कार्यों के लिए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, न्याय करना है, कोई बात हो गई, तो न्याय कार्य के लिए दोस्तों इसने एक काजी की नियुक्ति करी थी। एक काजी मतलब एक पद बनाया था और काजी की नियुक्ति करी थी, जिसे अमीर ए दाद कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमीर ए दाद। तो पूछ लेगा बताओ न्याय कार्य के लिए अमीर ए दाद की शुरुआत किसने करी, या काजी अमीर ए दाद की शुरुआत किसने करी? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात सुनिएगा। सिंपल सी बात यह है
कि न्याय कार्य में इस व्यक्ति ने क्या किया था। सुनना, न्याय कार्य में इस व्यक्ति ने क्या किया था। इस व्यक्ति ने यह किया था, न्याय कार्य में एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, कहां का शासक था, कब आया था, कैसे आया था। इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भारत आया और इब्न बतूता ने इल्तुतमिश के बारे में कुछ बताया। और इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता यह कहता है कि जो इल्तुतमिश का महल हुआ करता था, क्या था? जो इल्तुतमिश का महल था, इस महल के बाहर इस व्यक्ति ने क्या कर रखा था? इस व्यक्ति ने साथियों यहां पर दो शेरों की क्या बना रखी थी भैया? दो शेरों की यहां पर मूर्तियां बना रखी थी। दो शेरों की मूर्तियां बनवा रखी थी। उन शेरों के गले में साथियों यहां पर एक घंटी लटका रखी थी। यहां पर एक घंटी लटका रखी थी। इल्तुतमिश ये कहता था कि अगर मेरे साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आके इन शेरों के गले में लटकी हुई घंटी को बजा दो, मैं तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आऊंगा। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि यार साम्राज्य में सही नहीं चल रही हैं चीजें, तो इन घंटियों को बजाओ, मैं फटाफट से आऊंगा और उसकी प्रॉब्लम को सुनने का काम करूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा दोस्तों इब्न बतूता ने इतिहास के अंदर बताया है। दरअसल इसी चीज को कह दिया गया है कि इल्तुतमिश ने न्याय की जंजीर लगवाई। ध्यान से सुनना, क्या कहा गया है? इसी चीज को कहा गया है कि इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने साथियों न्याय की जंजीर लगवाई, जो कि किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए अगर कोई व्यक्ति बजाता था तो इल्तुतमिश स्वयं आके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। दोस्तों पता है मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि न्याय की जंजीर लगवाने का काम मुगल बादशाह जहांगीर करता है। कौन करता है? मुगल बादशाह जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो कभी क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर हमेशा जहांगीर होता है। लेकिन अगर कभी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मुगल बादशाह है जहांगीर, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तो अब आप क्या कहोगे? क्या मुगल बादशाह था जहांगीर तो, और जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। इसलिए हम आपको बता के चलेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर शेरों के गले में शेरों की जो मूर्तियों में जो साथियों यहां पर जो घंटियां लगवाई थी वो इल्तुतमिश ने लगवाई थी। ये शेर संगमरमर के हुआ करते थे और इसी चीज को कह दिया गया कि इसने न्याय की जंजीर लगवाई। क्या कर लगवाई? इसने न्याय की जंजीर लगवाई। लोमेश कह रहे हैं सर आप उत्कर्ष वाले सर के जैसा पढ़ाते हैं। बेटा हम किसी के जैसा नहीं पढ़ाते, हम अपने जैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपने जैसा पढ़ाते हैं। और जितने भी टीचर हैं ना जिनका आप नाम लिख रहे हो बेटा वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम उनके जैसा नहीं पढ़ा पाते। ठीक है ठीक है ना। तो हम किसी की कॉपी नहीं करते, हम सुशील यादव सर अपने आप में सुशील यादव सर, और हम अपने ही तरीके अपने ही लहजे में पढ़ाते हैं और लोग हमें हमारे ही नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलें आगे। तो दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर किसने लगवाई और क्या था न्याय की जंजीर, यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इल्तुतमिश के बारे में और हमें क्या क्या चीजें जाननी है, सुनो। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि दोस्तों इल्तुतमिश के समय की बात है। इल्तुतमिश के समय की बात है कि जब इल्तुतमिश कहां बैठा है? दिल्ली पर बैठा है। इल्तुतमिश कहां पर? इल्तुतमिश जब साथियों दिल्ली की गद्दी पर बैठ के शासन कर रहा है, ये दिल्ली का क्या है दोस्तों? दिल्ली का शासक बना बैठा है। उसी के समय पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी समय पर क्या हुआ कि दोस्तों चंगेज खां जो हुआ करता था, क्या नाम है? चंगेज खां। इस व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? तिमुचिन के नाम से भी जानते हैं। कौन था ये साथियों? एक मंगोल शासक था। क्या था? एक मंगोल शासक था। तो चंगेज खां, भाई साहब चंगेज खां ऐसा था कि इसके नाम से लोग डर जाया करते थे। इतना खतरनाक व्यक्ति था चंगेज खां, मंगोल शासक है, ये कभी लड़ाई नहीं हारता था कोई। दोस्तों चंगेज खां जो है, जिसे आप तिमुचिन भी कई बार कह देते हो, ये चंगेज खां दोस्तों एक व्यक्ति का पीछा करता हुआ भागता है। और वह व्यक्ति कौन था जिसका पीछा कर रहा था? उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। दरअसल हुआ क्या कि जलालुद्दीन मकबरनी ने चंगेज खां के भाई की हत्या कर दी। जब जलालुद्दीन मकबरनी ने चंगेज खां के भाई की हत्या करी तो चंगेज खां गुस्सा हुआ, भाई ताकतवर शासक है और उसके भाई को कोई मार दे तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा।
चंगेज खान भागा किसके पीछे? जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे। और जलालुद्दीन मकबरनी आगे आगे, चंगेज खान पीछे पीछे, भागते भागते कहां? ये भारत की तरफ बढ़ गया। कौन? जलालुद्दीन मकबरनी। इसने मैसेज किया, खत लिखवाया, फोन किया दिल्ली के राजा के पास, इल्तुतमिश के पास, और बोला यार मुझे बचा ले, यार मुझे बचा ले। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे चंगेज खां पड़ा हुआ है, मेरे पीछे चंगेज खां पड़ा हुआ है। और दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली का राजा था उस समय दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पे क्या हुआ कि चंगेज खां मकबरनी का पीछा करते हुए भाग रहा है, और मकबरनी ने मदद मांग ली इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश ने पता है क्या किया? इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने मना कर दिया मकबरनी से, बोले भाई साहब मुझे माफ कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर इल्तुतमिश मदद कर देता मकबरनी की, तो ध्यान रखना भारत पर अटैक होता चंगेज खां का। और चंगेज खां दुनिया का एक ऐसा राजा था जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारता था। इसका मतलब यह होता कि चंगेज खां का अटैक दिल्ली पर, और अगर अटैक दिल्ली पर तो इल्तुतमिश गुलाम बस नेस्त नाबूद। यहां से आगे आप दोस्तों इस मंगोल शासक का यहां पर सत्यक्रम पढ़ रहे होते। तो इल्तुतमिश ने इस व्यक्ति की मदद करने से मना कर दिया, और जैसे ही मना किया तो दोस्तों इस व्यक्ति ने इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन यह होगा कि दिल्ली सल्तनत को किस व्यक्ति ने चंगेज खां के आक्रमण से बचाया? किसने? इल्तुतमिश ने। या चंगेज खां किसके समय पर दिल्ली की तरफ आया था? इल्तुतमिश के समय पर। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्यों आया था, तो वो तो मैंने आपको बताया जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई जलालुद्दीन मकबरनी ने उसके भाई की हत्या कर दी थी, तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए ये व्यक्ति आया था। लेकिन ध्यान रखना दिल्ली को मंगोलों के अटैक से बचाने वाला दोस्तों व्यक्ति इल्तुतमिश। आगे हम बहुत पढ़ेंगे क्योंकि मंगोलों के आक्रमण भारत पर जो होने वाले हैं उससे बहुत सारे लोग बचाएंगे भारत को। लेकिन पहला जो हम कांड पढ़ रहे हैं अभी तक, जो साथियों इल्तुतमिश ने किया है कि इसने दिल्ली पर मंगोलों का अटैक नहीं होने दिया, इसने दिमाग का प्रयोग करते हुए इस जलालुद्दीन मकबरनी की मदद नहीं करी, और दोस्तों इस व्यक्ति ने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। बात समझ में आएगी दोस्तों। ये जब चंगेज खां भारत की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, कौन? चंगेज खां जब भारत की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, उसी समय ये बात एक व्यक्ति को पता चल गई। ये बात एक व्यक्ति को पता चल गई, और वह व्यक्ति जानते हो कौन था? उस व्यक्ति का नाम था एल्दीज, या फिर आप इसे यल्दौज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्दीज या यल्दौज भी कह सकते हैं। आपको याद आ रहा है ये व्यक्ति कौन है? एल्दीज या यल्दौज नाम का कुछ याद आ रहा है? दोस्तों ये बात यल्दौज को पता चल गई, और यल्दौज वही है जो गौरी के 3 दामाद हुआ करते थे। एक ताजुद्दीन साथियों कुवाचा था, एक एल्दौज था, और एक ऐबक था। तो यहां पर जो यल्दौज है ये गौरी का ही गुलाम था, और कहें तो साथियों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? साड़ू हुआ करता था, है ना, साड़ू हुआ करता था। तो जब यल्दौज को पता चली ना कि ये चंगेज खां आ रहा है, ये चंगेज खां के डर से ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। यल्दौज कहां? दिल्ली की तरफ, है ना, दिल्ली की तरफ भाग खड़ा हुआ। और जब भाग खड़ा हुआ तो दोस्तों इसका इंतजार कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्यों? इसलिए कि ये कुवाचा और एल्दौज भी तो दिल्ली की तरफ ही देखते रहते थे। क्या दिल्ली तो हमें मिलनी चाहिए थी? मैंने आपको बताया था ना कि जो गौरी के 3 गुलाम थे, उन तीनों गुलामों में से दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लेकिन कुवाचा और यल्दौज की नजर हमेशा दिल्ली पर रहती थी, क्या दिल्ली तो हमें मिलनी चाहिए थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक बड़े दिल का आदमी था, बड़ा उदारवादी व्यक्ति था, उसने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। लेकिन जब ये चंगेज खां के डर से भारत की तरफ बढ़ा आ रहा था, उसी समय पर दोस्तों ये इल्तुतमिश समझ गया कि आज मौका है, और मौके का फायदा इल्तुतमिश ने उठाया। और दोस्तों 1215 के समय पर तराइन का तीसरा बैटल हुआ। एक बच्चा 2-3 दिन से डाउट पूछ रहा था, सर तराइन का तीसरा बैटल, सर तराइन का तीसरा बैटल। देखो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हमने पढ़ा है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन
आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा। 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई, या साथियों बैटल ऑफ तराइन जो थर्ड बैटल है वह साथियों यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। और इस लड़ाई का परिणाम क्या निकला? इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि इस इल्तुतमिश ने इस यल्दौज की दोस्तों हत्या कर दी। क्या कर दी? इस यल्दौज की हत्या कर दी, इस यल्दौज को मार दिया। तो इल्तुतमिश देखो क्यों कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? अपने दुश्मनों को साथियों खत्म भी कर रहा है जिनको खत्म करने की जरूरत है। यल्दौज को खत्म कर दिया। जिनसे लड़ना नहीं है चंगेज खां, उनसे बचाव भी कर रहा है। राजधानी पहले कभी हमारी दोस्तों लाहौर में है, उसको दिल्ली लेके आ रहा है। तो इस व्यक्ति को क्यों ना कहा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? क्यों ना कहा जाए इसे दिल्ली का पहला सुल्तान? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो दोस्तों इसलिए ये तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 में हुआ। किसके बीच में हुआ? हो सकता है आप ये पढ़ भी लेते, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट हमेशा रहता, सर ये यल्दौज कौन था? आपके दिमाग में हमेशा डाउट रहता ना, यल्दौज कौन था? और दोस्तों जब मैं आपको गौरी पढ़ा रहा हूंगा ना, और तब मैंने आपसे कहा होगा ना कि दोस्तों गौरी के 3 गुलाम हुआ करते थे, तो आप कह रहे होगे सर ये क्यों बता रहे हो ये वाली बात हमको कि इसके कुबाचा और यल्दीज भी थे? दरअसल इसलिए बता रहा था कि अगर मैं आपको तराइन का तीसरा बैटल पढ़ाऊं तो वहां बताने की जरूरत ना पड़े कि यल्दौज कौन था। क्लियर हो गया? अभी एक तो साथियों गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मर गया। गौरी का गुलाम एक तो घोड़े से गिर के मर गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज इल्तुतमिश ने मार दिया, एक और बचा कुबाचा। अब कुबाचा के साथ क्या हुआ? कुबाचा के साथ यह हुआ कि दोस्तों इल्तुतमिश ने मौका पाते ही इस कुबाचा की भी हत्या कर दी। कुबाचा की हत्या ऐसे हुई कि दोस्तों इल्तुतमिश को लगा कि इससे भी ठिकाने लगाता हूं कुबाचा को। इसका सामना करने के लिए इल्तुतमिश जैसे ही बढ़ने के साथ ये इतना डरपोक निकला, ये साथियों भाग के एक नदी में कूद गया और डूब के मर गया इल्तुतमिश। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, तराइन के तीसरे बैटल में किसकी जीत हुई है? इल्तुतमिश की हुई है, जिसमें यल्दौज मारा गया है और दोस्तों कुबाचा की बाद में हत्या कर दी, क्योंकि वो पानी में कूद के खुद ही अपना दोस्तों प्राणों को गवा देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ भाई सर प्लीज हमें यह बता दीजिएगा कि आपकी हिस्ट्री के सारी क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड होगा? बहुत परेशानी हो रही है, नए स्टूडेंट को प्लीज मदद कीजिएगा। एक बच्चा है अमन जहां। दोस्तों वैसे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो भी मैं आपको यहां पढ़ाता हूं उस पढ़ाने की पीडीएफ मैं साथियों टेलीग्राम में डालता हूं, जिसका नाम साइंस मैग्नेट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से क्लास कर रहा हूं। ओके बेटा, अच्छी बात है। अर्जित कुमार दे, तो आप वेस्ट बंगाल से कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी दूर दूर से हमारे क्लास में बच्चे क्लास को देखने के लिए आते हैं, और वेस्ट बंगाल से तो बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, है ना। सर नोट्स चाहिए बेटा, नोट्स आपको चाहिए तो एक बार मैं बात करूंगा टीम से, और जब वहां से देख पाऊंगा कि क्या आपको नोट्स देने पॉसिबल है और वो कैसे देने पॉसिबल है ना, उसके बारे में बेटा एक बार डिस्कस करके तब आपको कोई कमिटमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि कमिटमेंट मैं वही करता हूं जिसे मैं पूरा कर पाऊं। ठीक है, नहीं मिलती पीडीएफ बेटा। पीडीएफ को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हमेशा चल रहे हैं शुरू से। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और साइंस मैग्नेट वाले पे मिलेगी, तो आप वहां ज्वाइन कर लो। ऐसे कैसे हो जाएगा कि नहीं मिलेगी? कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आप लेट ही हुए, हम जल्दी आ गए थे आज। सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, अब यार इसमें क्या करूं? मैं आपको इस वीडियो से बाहर निकल के आपके फोन से बाहर आके आपको टेलीग्राम चला के ज्वाइन करा के जब फिर दोबारा अंदर आके पढ़ाना शुरू कर दूं क्या? है तुम यार इतने समझदार हो गए हो, तुम सरकारी नौकरी लगने वाले हो, है तुमको टेलीग्राम अभी तक चलाना नहीं आ रहा है। बेटा सीखो, ये सब तुम्हें ना जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में जो 50 साल के लोग हो चुके हैं ना, जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल टीचर बने, सरकार उनसे भी करिए लैपटॉप पे हाजिरी लगाओ। अब उनको चलाना नहीं आता लैपटॉप, तो बीआरएस ले रहे हैं, मतलब रिजाइन मार के वो पेंशन ले रहे हैं। बोले हमें नहीं भैया, मतलब करनी, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। तो ये सीखो सब, टेलीग्राम वगैरह चलाना। आज के डेट में अपडेट रहो यार, किसी से कम मत मानो अपने आप को। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है ना, तो तुम भी सोचो भाई हम भी वो काम कर सकते हैं। चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, सब चलाना सीखो। पता ना कब कहां किस मोड पे किस चीज की जरूरत तुम्हें पड़ जाए। अब इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये मत समझना इसकी सिर्फ नेगेटिव वे में ही साथियों जरूरत पड़ती है। पता चला एंजल प्रिया से ही लगे पड़े हो, हाय बेबी कैसी हो, वहां प्रॉब्लम होगी।
2 साल तक हाई बेबी कैसी हो में लगे रहोगे, और 3 साल के बाद जब जाके पता चलेगा कि जिसको एंजल प्रिया में मान के बात कर रहा था वो तो प्रिंस निकला, बाद में बात होगी हेलो भाई मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी ढूंढ रहा था किसी को, बर्बाद कर दिया 3 साल। तो एक अपडेटेड चीजें रहनी चाहिए आपकी लाइफ में हमेशा। आना तुम्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन किसका यूज कितना तुम्हें करना है वो तुम्हारे साथियों अपने ऊपर कंट्रोल की बातें होनी चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ, हम आपकी क्लास लेते हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है साथियों, उससे तो बढ़िया कुछ चीज है ही नहीं। 27 फरवरी वाला पीडीएफ नहीं देखा तो मैं एक बार देख लूंगा 27 फरवरी वाला, अगर नहीं डाला होगा तो डलवा देंगे, ठीक है। कुछ टीचर तो बोलते हैं सब डिलीट कर दो, मैं क्या कह रहा हूं, तुम कुछ डिलीट मत करो। और दोस्तों देखो, अगर तुम्हें कुछ टीचर बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ डिलीट कर दो, तुम्हें उनकी बात सही लग रही है तो भैया सब कुछ डिलीट कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि यार सर सही कह रहे हैं कि रखो सब, लेकिन खुद पे कंट्रोल रखो कि कितनी देर यूज करना है, तो फिर रखो, है ना। आज की डेट में दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि फोन के बिना आप काम चला ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं आप तुम फोन ही मत रखो, लेकिन फोन के बिना क्या लाइफ जीनी आसान है? नहीं है। लेकिन फोन कितना यूज करना है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई सब कुछ डिलीट करने से ही मेरा काम चलेगा, तो बेटा तुम्हें डाउनलोड करने में 1 ही मिनट लगेगी। अगर तुम्हारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो डिलीट भी तुमने कर रखा है ना, तो 1 मिनट में तुरंत डाउनलोड करोगे, चलाओगे। और तुम्हारे फोन के अंदर है और तुम्हारा मन पे अपने पे कंट्रोल है कि मुझे यूज नहीं करना इंस्टाग्राम, तो आप यूज नहीं करोगे। तो सारा खेल बेटा यहां मन का है, तो तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम कुछ भी रख लो ना और तुम्हें वो नहीं चलाना तो नहीं चलाना, और तुमने डिलीट भी कर दिया, तुम्हें जिस दिन याद आएगा कि यार उससे बात करता हूं जो अपने साथ राधा पढ़ती थी, देखता हूं कोई नई पोस्ट डाली होगी, आजकल तो शिमला घूमने के लिए गई है, देखता हूं कैसी लगती है, तो बस तुरंत डाउनलोड करोगे और फिर आप उसे देखोगे, और देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, है ना। तो फिर आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते। कुवाचा मारा गया, यल्दौज मारा गया, गद्दी पर कौन बैठा है? यह इल्तुतमिश बैठा है। इल्तुतमिश भैया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या करता था कि जब ये गद्दी पर बैठा तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे, इसको मतलब स्वीकार नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि यार नहीं, मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं है, किसी गुलाम को क्यों गद्दी पे बिठाना, किसी अच्छे व्यक्ति को बिठाएंगे। तो ऐसे इसके बहुत सारे सरदार इसका विरोध कर रहे थे, इल्तुतमिश का विरोध करते जा रहे थे। अच्छा, कुछ को तो दल चालीसा के तहत साथियों इसने ले लिया, ओके ओके टीचिंग करोगे, थैंक यू। तो कुछ को तो साथियों क्या ले लिया कि कुछ को तो साथियों इसने क्या ले लिया कि दल चालीसा के तहत अपने फेवर में ले लिया। अच्छा, अब बाकी के लोगों को कैसे खुश किया जाए? दरअसल उस समय जितने भी मुसलमान लोग हुआ करते थे ना, वो सब खलीफा की मानते थे। खलीफा कौन थे? तो जब पैगंबर साहब के अनुयायी हुए ना, पैगंबर साहब के बाद उनको खलीफा कह दिया जाता था। तो खलीफा की बात मानते थे, मतलब अगर खलीफा ने दुनिया के अंदर किसी भी बात का फरमान निकाल दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान खलीफा की बात को नहीं गिरा सकते थे। पूरी दुनिया के मुसलमान खलीफा की बात को नहीं गिरा सकते थे। इल्तुतमिश को समझ में आ गया अब करना क्या है। ये गया दौड़ा दौड़ा खलीफा के पास, ये गया दौड़ा दौड़ा खलीफा के पास, और खलीफा से जाके क्या बोला? खलीफा से जाके क्या बोला कि महोदय कैसे भी आप मुझे सुल्तान की उपाधि दे दो। क्या दे दो? आप मुझे सुल्तान की उपाधि दे दो। दोस्तों गौरी जैसे लोग भी गए थे इसके पास खलीफा की उपाधि लेने के लिए, नहीं दी थी इसने, लेकिन दोस्तों उस समय इस खलीफा ने दोस्तों इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दे दी। क्या दे दी? उस समय इस इल्तुतमिश को खलीफा की उपाधि दे दी, मतलब सुल्तान की उपाधि दे दी। और दोस्तों अगर खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दे दी तो अब क्या कोई मुसलमान इसका विरोध करेगा? कोई मुसलमान इसका विरोध करेगा नहीं, क्योंकि खलीफा की बात को कोई नहीं टाल सकता था दुनिया के अंदर। तो जो विरोध भी कर रहे थे ना, अरविंद लिख रहा मियां खलीफा, हाँ बेटा वही है मियां खलीफा। तो जो खलीफा की बात को टाल दे वो मुसलमान किस काम का? तो जितने भी मुसलमान दोस्तों इसका विरोध कर रहे थे वो सारे के सारे शांत हो गए। इसलिए ये व्यक्ति जब सुल्तान की उपाधि ले आया तो यह व्यक्ति सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति हुआ, और इसीलिए फिर से इसे क्या दिया गया? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान।
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान क्या दिया गया, और इसी व्यक्ति को इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अभी से पहले के लोग सिर्फ क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन सारे के सारे पूछूंगा, अगर एक क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बताना तो बेटा तुम तो फिर गए, तुम तो फिर गए। हाँ, इल्तुतमिश हमारा ऑलमोस्ट साथियों कंप्लीट है। बस एक पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है वो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से साथियों क्या लेके आया था? मान्यता लेके आया था। ऐसा करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक हुआ करता था। मैंने कहा कि गौरी जैसे लोग गए थे, लेकिन उनको सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी खलीफा ने। और अगर खलीफा लेके आ गया, खलीफा से मतलब ये सुल्तान की उपाधि लेके आ गया, तो अब दुनिया के मुसलमान इसकी बात को गिरा दे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तुमको भूल जाऊं, है ना? ये हो नहीं सकता कि हम तुमको भूल जाएं। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो रजिया पर होगी। किस पे? रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्तान जितने भी साथियों लोग हैं ना जो अभी तक भारत पर शासन किए, उनमें सबसे पहली महिला है जो राजा बनी है। मतलब दिल्ली सल्तनत की कहें या फिर हम कहें साथियों की भारत की पहली महिला सुल्तान जो बनी है वो रजिया सुल्तान बनी है। हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, आराध्या सिंह नोट्स के लिए कुछ लिख रही है, नोट्स प्रोवाइड करा दो। अब तो बता दो अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम तुम्हें अंत तक नहीं बताऊंगा बेटा। चलेगा। खलीफा कौन थे? मैंने कहा ना, जैसे साथियों एक पैगंबर साहब हुए जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके बाद के जो उनके अनुयायी हुए ना, उनको खलीफा कह दिया करते थे। दुनिया में एक खलीफा हमेशा रहता था मुसलमानों का। ठीक है, आपसे पढ़ के भूल नहीं सकते और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। सर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था? हाँ बिल्कुल, दामाद था। मैंने अभी वही तो आपको चीज समझाई थी कि इसीलिए तो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया, कि ये जिसका गुलाम था वो खुद भी किसी का गुलाम था। सर जी मेरा नाम दीप है और मैं गुजरात से हूं। क्या लिख रहा है? ओके ओके, पॉजिटिव करके जो बच्चा है गुजरात से हो बेटा, आप अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से बेहतरीन से मेहनत करते रहो। ठीक है, आपका बैच खरीद लेना चाहिए क्या? बिल्कुल खरीद लो बेटा। बैच अगर हमारा खरीदना है तो मैंने आपको बता ही रखा कि हमारा जो अभी एक बैच चल रहा है वो 499 रुपए में मिल जाएगा आपको। और इसके लिए क्या करना होगा? साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको साथियों एक जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जो आपको 499 रुपए मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप बैच खरीदो या मत खरीदो, आप वहां जाकर डेमो लेके देख लो। ठीक है, वहां आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पेड में और यूट्यूब में क्या अंतर होता है? पहली बात तो कंटेंट का अंतर मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको ये बात बता देता हूं। उनको थोड़ा सा ज्यादा डीपली जाके पढ़ाना होता है, उनको टेस्ट सीरीज भी देनी होती है, उनको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ देना होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब तो कम से कम बेटा लाइक कर दोगे, अब तो कम से कम वीडियो लाइक कर दोगे। सर मैं दादरी से हूं। अच्छा दादरी से, बेटा हमारे बराबर में दादरी है। सर की दादरी की बात तो नहीं करे, हरियाणा का जो नया जिला बना है। मैं दादरी बेटा नोएडा वाली दादरी की बात कर रहा हूं। चलिए, सर हिस्ट्री आपसे पढ़ लेने के बाद किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, ऐसे ही पढ़ा देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 9 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है हमारी, 10 बजे साइंस की क्लास चलती है, और शाम के 9 बजे यानी कि साथियों जैसे ही शाम के 9 बजते हैं आपका भाई सुशील यादव सर आ जाते हैं। और मेरे बाद दोस्तों मैथ की क्लास अभी होने वाली है, तो मैथ की क्लास आपकी ये 10 बजे होती है। क्लियर है सारी बातें? तो वीडियो किस किस बच्चे ने लाइक कर दिया है? और बेटा एक बार ये लाइक चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। मैं आपसे कहीं बीच में तो नहीं बोलता ना, लास्ट में एक बार बोलता हूं तो फिर मान लिया करो उस बात को, है ना? मैं आपको शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर करो वगैरह वगैरह, नहीं। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर 1000 बार करो, है ना? खुद से करो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ लाइक शेयर मतलब लाइक सब्सक्राइब वगैरह ये तो कम से कम हर बच्चा कर दिया करो। उससे क्या होता है कि एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतने सारे बच्चों ने वीडियो लाइक करी है। तो बस उतनी बात होती है। इस वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता और आपका कुछ खर्चा नहीं होता इसमें, ठीक है? तो इसलिए बेटा इस वीडियो को लाइक वगैरह और चैनल सब्सक्राइब वगैरह ये सब करके बैठा करो, है ना?
चलिए ठीक है, ओके, कल मिले फिर इसी क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।